नमस्कार, मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। बहुत स्वागत है आप सबका। राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग को लेकर सियासी बहस छिड़ी हुई है। सवाल उठ रहे हैं कि जिन विधायकों ने पाला बदला, उन्होंने पार्टी लाइन क्यों क्रॉस की। एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में 13 राज्यों में 121 विधायकों ने क्रॉस वोट किया। इसमें छत्तीसगढ़ के 2 विधायक भी शामिल हैं। फिलहाल ये 2 विधायक कौन हैं, सस्पेंस बना है, लेकिन इससे जुड़े कई सारे सवाल उठ खड़े हुए, जिस पर आज हम बहस करेंगे, बात करेंगे। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। द्रौपदी मुर्मू नई राष्ट्रपति चुन ली गई हैं। इस संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी महिला हैं। राष्ट्रपति चुनाव में कई राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई है। मुर्मू के पक्ष में 121 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। विपक्ष के 17 सांसदों ने भी मुर्मू को वोट दिया है। छत्तीसगढ़ से भी विधायकों के क्रॉस वोटिंग की खबर है। आंकड़ों के जरिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ में कुल 90 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें कांग्रेस विधायकों की संख्या 71 है, जबकि 14 विधायक बीजेपी के, 3 विधायक जेसीसीजे और 2 विधायक बसपा के हैं। प्रदेश में द्रौपदी मुर्मू को कुल 21 वोट मिले, जबकि यशवंत सिन्हा को 69 वोट पड़े। बसपा और जेसीसीजे पहले द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देने की बात कह चुके हैं, यानी कांग्रेस के 2 विधायकों ने द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में वोट किया। हालांकि ये 2 विधायक कौन हैं, इसका खुलासा नहीं हुआ। अब क्रॉस वोटिंग की खबर पर कांग्रेस नेताओं की सफाई भी सुनिए। क्रॉस वोटिंग की आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से ही हमें पता चल रहा है कि क्रॉस वोटिंग हुआ है। पहले उसकी विधिवत हमको जानकारी मिल जाए, आखिर हुआ क्या है, उसके बारे में ही इस मुद्दे पे अपन कुछ कह पाएंगे। अब इसको बता पाना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन ऐसे जो भी किया है, जो पार्टी गाइडलाइन के अगेंस्ट जा करके, वो बहुत शोचनीय प्रश्न है। विपरीत जा करके अगर जिसने भी किया होगा तो बहुत गलत है। विधानसभा चुनाव में 1.5 साल से कम का वक्त बचा है और ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव के दौरान हुई क्रॉस वोटिंग से कांग्रेसी खेमे में खलबली जरूर है। साथ ही सवाल भी उठ रहा है कि संगठन के तमाम दावों के बावजूद बीजेपी उनके खेमे में सेंध लगाने में कामयाब कैसे हुई। क्या ये केवल आदिवासी प्रेम मात्र है? फिलहाल क्रॉस वोटिंग के बाद सूबे में सियासी हलचल तेज है। बीजेपी इस पर तंज कस रही है कि 2 कांग्रेसी विधायकों ने अपने अंतरात्मा की आवाज पर वोट किया। ये दावा भी कर रही है कि कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। दरअसल द्रौपदी मुर्मू के पक्ष में उन राज्यों में सबसे ज्यादा क्रॉस वोटिंग हुई जहां आदिवासी वोटर्स का अच्छा प्रभाव है। छत्तीसगढ़ भी उन्हीं राज्यों में शुमार है। यहाँ आदिवासी विधायकों की संख्या 30 है और ऐसे में राष्ट्रपति चुनाव में हुए क्रॉस वोटिंग ने कांग्रेस के लिए फिलहाल टेंशन जरूर बढ़ाई होगी। प्रदेश में ये 2 क्रॉस वोटर्स कौन हैं, फिलहाल इसे लेकर सस्पेंस भी है और कयासों का दौर भी चल रहा है। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो राष्ट्रपति चुनाव में जिस तरह का वातावरण रहा, इसमें कुछ बातें जो हर बार होती हैं वो दिखाई पड़ी। जैसे अपने समर्थन में, अपने पक्ष में वोटिंग की अपील करने के लिए दोनों उम्मीदवार, उनका आना, उनका विधायकों से, सांसदों से या पार्टी के प्रमुख लोगों से रिक्वेस्ट करना कि मतदान आप हमारे पक्ष में करें। लेकिन कुछ बातें जो अब की बार अति उत्साह या भावावेश में कही गई, इसको लेकर दोनों पक्षों के बीच में खींचतान वाले बयान भी हमने सुने। लेकिन परिणाम आने के बाद में किसने क्रॉस वोट किया, क्यों क्रॉस वोट किया, अंतरात्मा की आवाज, आदिवासी वर्ग से प्रेम एक आदिवासी बहुल राज्य में, या कोई और वजह थी, इन सारी चर्चाओं के बीच में कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि वो इस डिबेट में, इस बहस में शामिल नहीं होगी। लेकिन निश्चित तौर पर वो 2 कौन से लोग हैं प्रदेश के जिन्होंने क्रॉस वोट किया, इसको लेकर सस्पेंस भी है और कयासों का दौर भी। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में 2 बहुत खास मेहमान हैं। केदारनाथ गुप्ता जी भारतीय जनता पार्टी से अपना पक्ष रखेंगे, अपनी बात रखेंगे, और वरिष्ठ पत्रकार हैं राम अवतार तिवारी जी, जो इस पूरी प्रक्रिया को, इसकी बारीकी को और जिस घटना को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर भी बारीक नजर रखे हुए हैं। आपको भी नमस्कार तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। शुरुआत आज आप इसे करते हैं तिवारी जी, क्या लगता है, हमने मध्य प्रदेश में भी इस पर डिबेट की, उनसे भी पूछा, कोई स्पष्ट तौर पर अभी कुछ कह नहीं पा रहा, एक अजब सी खामोशी है और सवालों के जवाब देने से हर कोई बचता नजर आ रहा है। इसमें राजनीतिक दलों की तरफ से कोई व्हीप जारी नहीं होती राष्ट्रपति चुनाव में जी। तो पार्टी गाइडलाइन कोई स्पष्ट नहीं रहता, पहली बात। दूसरी बात, अगर छत्तीसगढ़ के लिहाज से देखूंगा तो ये तीसरी बार क्रॉस वोटिंग की घटना हुई है। इसके पहले एक बार संगमा जी चुनाव लड़े थे, तब एक बार
जब रमन सिंह जी मुख्यमंत्री थे तब कहा गया कि नाराज और एक असंतुष्ट विधायक है जो आदिवासी था उसने किया था, और ये तीसरी घटना। तो इस तरह की जो घटना है उससे संदेश जो जाता है वो ये संदेश ये जाता है कि असंतुष्ट गतिविधियां या असंतुष्ट लोग हैं। तो ये एक पार्टी के लिए चिंताजनक बात रहती। कोई भी पार्टी हो, अगर उस पार्टी के अपील के बाद उन्हीं के लोग अगर वोट नहीं दे रहे हैं तो उसको अंतरात्मा की आवाज़ है या सरकार या संगठन से नाराज हैं। वो नाराज कौन से वर्ग हैं, ये चाहे वो आदिवासी भी हो सकते हैं, गैर आदिवासी भी हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं, जो अपनी पार्टी जो निर्वाचित हुए हैं जहां से वहाँ अपनी पार्टी के दिशा निर्देश का पालन नहीं कर रहे हैं। और एक बात है जो कि इसको पता कैसे लगेगा, तो क्योंकि ये लोकसभा सचिवालय ये पूरी कार्यवाही करती है, तो लोकसभा में वहाँ पेटी वहाँ जमा होती है, इसलिए इसको अब पता लगा पाना थोड़ा कठिन रहता है। अब अलग अलग कयास लगेंगे कि ये हो सकता है, वो हो सकता है, इसने किया होगा, उसने किया होगा, ये कयास बहुत सारे लग सकते हैं। और इस पर पार्टी अपने अपने तरीके से खोजबीन भी करेगी और पार्टी सतर्क भी होगी, क्योंकि ये आखिर ऐसे हुआ क्यों। तो एक जो इस घटना से ये समझ सकते हैं कि राजनीति में संदेश का महत्वपूर्ण होता है, और संदेश ये है कुछ लोग अपनी पार्टी के गाइडलाइन है उसका पालन नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या प्रत्याशी जो था उससे नाराज थे या पार्टी से नाराज थे? तो अलग अलग बातें बाहर आ रही हैं। ये तो तीन फैक्टर जो इसमें तिवारी जी, एक ये यशवंत सिन्हा जी का नाम का ऐलान जो है पहले हो चुका था, पहले से उनका नाम तय था। उसके बाद फिर जो 2-3 नाम चल रहे थे उसमें से राष्ट्रपति पद के लिए मुर्मू जी का नाम आया एनडीए उम्मीदवार के तौर पर। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेप माना गया, सोचा समझा रणनीति के तहत लिया गया भारतीय जनता पार्टी, केंद्र सरकार और एनडीए का कदम रहा। और जब से नाम सामने आया था तभी से लग रहा था कि अब की बार जो है मुकाबला जो होने वाला दिलचस्प है, लेकिन इसमें थोड़ा भारी एक पक्ष होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो क्या एक कैंडिडेट बड़े दमदार थे? क्या आदिवासी वर्ग से पहली बार किसी को उतारना और एक आदिवासी स्टेट में और ऐसे तमाम स्टेट में वो एक मार्मिक अपील, एक कनेक्ट बनाने की कोशिश में कामयाब रही बीजेपी, या ये जो आप कह रहे हैं कि पार्टी के अंदर डिफरेंसेस रहे हैं? देखिए पुनीत जी, मैं तो राष्ट्रपति जैसे पद को जातियों से बांधने के खिलाफ हूं, क्योंकि वो एक संवैधानिक पद है। इन पदों को भी हम अगर जातियों से जोड़ते हुए समीकरण बिठाते तो वैसे ही किया गया, तो ये गलत है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाजपा ने ये संदेश देने की कोशिश की कि पिछले बार अनुसूचित जाति की, इस बार जनजाति से इन वर्गों को जो सर्वोच्च पद, संवैधानिक पद है, उनके बीच बैठाकर उस वर्ग को संदेश देने की कोशिश हुई है कि हम उस वर्ग का उत्थान चाहते हैं। क्योंकि राजनीति में संदेश महत्वपूर्ण होता है, उस संदेश से मायने अलग अलग तरीके से लोग निकालते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जी पिछड़े वर्ग से हैं, प्रधानमंत्री जी पिछड़े वर्ग से हैं, और राष्ट्रपति अब आदिवासी वर्ग से महिला हो गई। इसके पहले भी महिला थी, ये दूसरी महिला हैं। तो अलग अलग हर पार्टी का एक समीकरण होता है कि उस समीकरण के बीच जाया जाए। ये बहुत दिन से आरएसएस और भाजपा की ये कोशिश है कि आदिवासी वर्ग के बीच पैठ जमाया जाए, क्योंकि भोले भाले जो आदिवासी हैं उन वर्ग को हिंदू समाज से जोड़ने का, उनको मुख्य धारा से जोड़ने का, उनके उत्थान का, ये लगभग दोनों पार्टियां ये प्रयास करती हैं जी। मगर ये कहा जाता है कि अभी भी आदिवासी वर्ग कांग्रेस का वोट बैंक है। इस वोट बैंक को एक तरह से भाजपा इस उम्मीदवारी के जरिए ये संदेश देने की कोशिश करी कि हम उसके साथ हैं, हम उत्थान चाहते हैं। तो एक पूरा राजनीति में जो समीकरण, संदेश और भावी रणनीतियां क्या हो सकती है जी, उस लिहाज से प्रत्याशी चयन हुआ है जी। वैसे 2014 के बाद से दिखना शुरू हो गया था मध्य प्रदेश में, चाहे रानी कमलापति जो एक आदिवासी नेत्री रही हैं, रानी रही हैं, उनके नाम पर नाम करना हो, या वहाँ पर
जयंती मनाने के लिए एक नए सिलसिलेवार तरीके से सरकार के प्रयासों, और जैसा आपने भी कहा कि जो आरएसएस का या भारतीय जनता पार्टी का अपनी एक सोच विचार करके एक रणनीति रही, उसका एक हिस्सा रहा। लेकिन इसके अब बाद के पोस्ट इफेक्ट पर भी थोड़ी चर्चा करेंगे। पहले केदार जी से पूछते हैं। केदार जी, आपके मुताबिक ये जो क्रॉस वोट है, वैसे एक स्टेट नहीं है, हम चर्चा मध्य प्रदेश में भी इस पर कर चुके हैं, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ समेत कई स्टेट ऐसे रहे जहां क्रॉस वोट हुआ। आपके मुताबिक, बीजेपी के मुताबिक आपकी रणनीति ज्यादा दमदार थी, अपील ज्यादा मार्मिक थी, आदिवासी कनेक्ट था, अंतरात्मा की आवाज थी, या विपक्ष के नाते जो काम किया यहां पर और बीजेपी ने जो काम किया कांग्रेस के भीतर, ये उसका नतीजा था, उनकी फूट का नतीजा? क्या मानते हैं आप? नहीं, देखिए, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी में बुरी तरह से आक्रोश है, असंतोष है, और मैं कहूंगा कि भरे सावन में छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी में पतझड़ का मौसम आ गया। इतने बड़े नेता, मुख्यमंत्री पद के दावेदार, 2.5 साल में उनको मुख्यमंत्री पद पर बैठना था, ऐसे आम चर्चा थी, उनको अपने एक विभाग से इस्तीफा देना पड़ा। और उनके इस्तीफे के बाद ऐसी चाल चली ये राजनेताओं ने कांग्रेस के कि उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, इसका पत्र लिख दिया। अरे पूछ तो लेते, बैठ लेते, समझा लेते। या कि सत्ता का नशा कांग्रेस पार्टी को कहां से कहां तक पहुंच गया है। और जहां तक बात राष्ट्रपति चुनाव की है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सूत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये बात को आज सिद्ध करता है कि पहले हम आदिवासी समाज की द्रौपदी मुर्मू जी को हम अपना प्रत्याशी बनाते हैं और उसके बाद पूरा प्रयास करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, सारे लोग उनको वोट करते हैं। और आदिवासी समाज जो आदि काल से भारत देश में रह रहा है, कांग्रेस पार्टी, जैसा कि राम अवतार जी कह रहे थे, अपना वोट बैंक मानती है आदिवासी वर्ग को। पर मैं समझता हूं कांग्रेस के सारे वोट बैंक और उसके वोट बैंकों की तिजोरी खाली हो चुकी है, क्योंकि ये इतने वर्षों से आदिवासी इनको वोट दे रहे हैं, इन पर भरोसा कर रहे हैं। पर आज पहली बार अगर आदिवासी महिला को किसी ने देश के सर्वोच्च पद पर पहुंचाया तो भारतीय जनता पार्टी ने पहुंचाया और उसके गठबंधन दलों ने पहुंचाया। कितनी खुशी होती है आदिवासी समाज के लोगों को सुनकर आज कि पूरे विश्व में अगर कोई भारत का प्रतिनिधित्व करेगा और भारत की प्रथम नागरिक है तो वो आदिवासी समाज से है। तो कांग्रेस पार्टी ने अपने सिद्धांतों को, चूर सिद्धांत तो थे ही नहीं इनके, ये एन केन प्रकारण सत्ता में कैसे आना है, झूठ बोलना है, फरेब करना है और सत्ता में बैठ जाना है, उसके बाद जनता को ठेंगा दिखाना है। आज छत्तीसगढ़ प्रदेश कर्ज में डूब गया है, 61,000 करोड़ 3.5 वर्षों में कर्जा और विकास शून्य। कहां गया पैसा? 12,000 करोड़ रुपए का आपने कर्जा माफ कर दिया। 5,000 हर साल आप धान खरीदी में ज्यादा देते हैं, 15,000, 12,000 और 15,000, 27,000 करोड़। अरे बाकी 34,000 कहां गया? और जो 1 लाख रुपए का बजट है वो पैसा कहां गया? ये सब बातों को लेकर पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है। कांग्रेस पार्टी के लोग बैठते हैं, मीटिंग में बात करते हैं तो उनका मुंह बंद कर दिया जाता है। कहते हैं कि अधिकारी लोग आजकल कैबिनेट की मीटिंग में इंटरफेयर कर रहे हैं, कहते हैं कि आपके यहां भी ईडी आईटी चले जाएगी, मुंह बंद रखो। देखिए, थोड़ा सा अपने मुद्दे पर रहते हैं। ये मुद्दा है, स्पष्ट बात है। मुद्दा ये भी है कि यहाँ इस मंच के ऊपर भी कांग्रेस पार्टी अपना पक्ष रखने के लिए फिलहाल यहाँ नहीं, हालांकि उनकी इच्छा है कि वो इस डिबेट में हिस्सा नहीं लें। लेकिन मूल बात ये कि क्या आपके कैंडिडेट मजबूत रहे, या अब अगर आप आदिवासी को लेकर आपने जैसा कहा वोट बैंक का, तो क्या उस वोट बैंक के ऊपर अब भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ज्यादा मजबूत और कारगर है? आप ऐसा मानते हैं? इसका आपको लाभ मिलना शुरू हुआ? क्योंकि मध्य प्रदेश में, थोड़ा याद दिला दूं, 3 टर्म तक आपकी पार्टी की सरकार रही, लेकिन जब 2018 वाली हार मिली, इसके बाद फिर बड़ी तेजी से उन आयोजनों की श्रृंखला दिखी जिसमें आदिवासी वर्ग को जोड़ा गया, चाहे नाम परिवर्तन की श्रृंखला दिखी, वो वहां की एक पॉलिटिक्स का बड़ा विषय बना। नहीं, ये कोई रणनीति के आधार पर विजय नहीं होती। मैं समझता हूं कार्यों के आधार पर विजय होती है, सेवा के आधार पर विजय होती है। माननीय नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं, भारत देश के हर समाज पर उनका ध्यान है। मुझे बताइए, प्रधानमंत्री आवास योजना ये कोई रणनीति नहीं है, ये सेवा का काम है। आयुष्मान योजना 5 लाख रुपए एक गरीब परिवार को इलाज के लिए, क्या रणनीति है? नहीं, ये सेवा है। तो भारतीय जनता पार्टी रणनीति को आधार राजनीति और शासन में नहीं मानती, वो सेवा को आधार मानती है। और गरीब वर्ग के लिए लगातार प्रधानमंत्री जी ने काम किया, उससे प्रभावित होकर ये क्रॉस वोटिंग हुई है। और मुर्मू जी को बधाई, पूरे देशवासियों को बधाई, आदिवासी समाज को बधाई। चलिए ठीक है, इस बारे में तिवारी जी की भी राय जानूंगा।
तो राष्ट्रपति चुनाव में क्रॉस वोटिंग हुई है और जिन जिन राज्यों में क्रॉस वोटिंग हुई है वहां पर सवाल उठा किसने की और क्यों की और इसके इम्पैक्ट क्या पड़ेंगे। थोड़ा इम्पैक्ट की चर्चा कर लेते हैं। राम अवतार तिवारी जी, वक्त बड़ा थोड़ा है, आपका बड़ा लंबा तजुर्बा रहा है। 23 में भी चुनाव है, फिर 24 में भी चुनाव है। रणनीतिक तौर के ऊपर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से कामयाब है, लेकिन क्या कांग्रेस पार्टी के लिए कोई बड़े चिंता के अलार्म आप देखते हैं छत्तीसगढ़ के संदर्भ में? देखिए, क्रॉस वोटिंग होना एक चिंता का विषय है, क्योंकि कोई भी पार्टी ये नहीं चाहती कि सारी अपील बैठक उसके बाद ये हुआ है। दूसरी तरफ अगर विधानसभा चुनाव जब होने वाले हैं अगले साल, तो उसमें बस्तर और सरगुजा और दुर्ग जिले वो आदिवासी बहुल क्षेत्र हैं, जहां पर आज सारे क्षेत्रों में कांग्रेस के विधायक हैं। कांग्रेस की पकड़ उन इलाकों में मजबूत है। लोकसभा चुनाव भी जीते हैं, पंचायत चुनाव भी जीते हैं। तो अब भाजपा इसका उत्सव जिस अनुसार से राष्ट्रपति चुनाव के बाद उत्सव मनाई है, उसमें भी यह संदेश देने की कोशिश की है कि हम आदिवासी राष्ट्रपति बना दिए, आदिवासी के शुभचिंतक हैं। तो आदिवासी इलाकों में अपने घुसपैठ बनाने में, वहाँ काम करने में, संदेश देने में उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष भी यहाँ बनाए हुए हैं विष्णुदेव साय को, और लगातार वो आदिवासी वर्ग से प्रदेश अध्यक्ष बनाते रहे हैं। तो ये उन्होंने कोशिश लगातार कर रही है। अगर आप छत्तीसगढ़ का या मध्य प्रदेश का इतिहास देखेंगे तो आदिवासी इलाकों में कांग्रेस चुनाव जीतती है। कांग्रेस का जीतने का एक बड़ा आधार वो आदिवासी इलाका रहता है। उन आदिवासियों के अभी तक नहीं जुड़ने के भाजपा के साथ, भाजपा इतनी बड़ी पार्टी हो चुकी है और इतने जनधार, इतनी अच्छी रणनीतियों के साथ काम कर रही है, फिर भी यह वर्ग जो बेहद सरल, सौम्य, शरीफ वर्ग, जिनके उत्थान का अंतिम व्यक्ति जो माना जाता है समाज में, वो वर्ग है। चलिए, वो वर्ग क्यों नहीं जुड़ रहा है? ये एक भाजपा मैसेज यहाँ से तो चला गया है। एक मैसेज यहाँ से चला गया, लेकिन 2018 में मध्य प्रदेश में भी और छत्तीसगढ़ में भी इस वर्ग का साथ कांग्रेस को ज्यादा हासिल हुआ था। केदार जी, आपको लगता है अब इस कदम के बाद, इस जीत के बाद में आप इस वर्ग को वो बता पाए, समझा पाए कि हम आपके भी साथ हैं और आपको हमारा साथ देना चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी ने जब डॉक्टर रमन सिंह की सरकार थी, 15 वर्षों में जगदलपुर और सरगुजा में लगातार काम किया। सरगुजा में गन्ने की फैक्ट्री हुई, जिससे गन्ने का जो उत्पादन आदिवासी भाई करते थे उनको बराबर मूल्य मिला। बस्तर के क्षेत्र में देखें तो पोटा केबिन स्कूल से लेके संकल्प प्रयास जैसे फाउंडेशंस जो बच्चों को पढ़ाने के लिए आगे बढ़े नक्सलवादी गतिविधियों के बावजूद, और पहली बार ऐसा हुआ छत्तीसगढ़ में कि आदिवासी बच्चे डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई भाजपा के साथ हैं, परंतु ये जो वोट लूटिया इनका मैनिफेस्टो था, घोषणा पत्र था, जिस पर ये यू टर्न हो गए, ये 360 डिग्री में घूम गए, जिसको बोलते हैं ओ बेरोजगार भत्ता तो हमने बोला ही नहीं था, बोलते हैं युवाओं को तो 200, 2500 रुपया। आज युवा दर दर भटक रहा है, 2500 रुपए महीना युवा बेरोजगार भत्ता। अरे शराबबंदी की बात, मैं 18 में भी और उसके पहले भी उस वर्ग का बड़ा साथ कांग्रेस को जाता रहा। ठीक है, ठीक है इलाके में, क्योंकि आप लोग नंबर पर ही देखिए, चुनाव नंबर पर ही जीते जाते हैं, उसको तो आप दरकिनार नहीं करेंगे। नहीं, ठीक है, देखिए कि लगातार काम हुए आदिवासी वर्गों के बीच, और अब आदिवासी वर्ग समझने लग गया है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदिवासियों के हित के लिए काम करती है, उनके समाज को गौरवान्वित करती है। देखिए, डॉक्टर रेणुका सिंह किस समाज से आती हैं? छत्तीसगढ़ से केंद्र में एकमात्र नेता है। तो आप संगठन की बात कर रहे थे विष्णुदेव जी की, और आदिवासी केंद्रीय मंत्री है भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी फिर से कह रहा हूं, जी यही बात तिवारी जी भी कह रहे हैं कि ये प्रतिमानों की राजनीति के दौर में बहुत अच्छा एक प्रतिमान है, बहुत अच्छा एक आपकी तरफ से मैसेज है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इस पर चर्चा भी तो शुरू हुई है और ये चर्चा बहुत आगे तक जाएगी। फिलहाल आप दोनों का धन्यवाद देते हैं चर्चा में आने के लिए, अपने पक्ष रखने के लिए। नमस्कार।